मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि जो एक आम क्लाइंट है उसने जब एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो स्टेट एजेंट को क्या समझता है, उसको ऐड देख के उसको कॉल करनी है। तो कॉल करने की बजाय जब व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है तो व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज क्यों नहीं करता, तो उधर अपने सवाल जवाब क्यों नहीं करता, जिनका एक रिकॉर्ड भी बनेगा और स्टेट एजेंट जो है वो अपनी एक सहूलत के मुताबिक उस सवाल का जवाब भी सोच समझ के दे लेगा। किसी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है तो वो दे लेगा। वो अपनी सहूलत के मुताबिक व्हाट्सएप के ऊपर आप उससे ऑडियो मैसेज करें, उसको रिटर्न में करें। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक स्टेट एजेंट होते हुए दूसरे स्टेट एजेंट को कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको ये चाहिए कि अगर तो जानने वाला है आपका स्टेट एजेंट तो सबसे पहला आपका राब्ता है तो आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करें, ताकि वो देख के उसको पता लग जाए कि आप एक स्टेट एजेंट हैं और आपका यहाँ पे ऑफिस है, ये आपका तारुफ है। आप सलाम दुआ किए बगैर डायरेक्ट ही आप कहते हैं ये प्रॉपर्टी का ऐड लगा हुआ है, ये कितना अनएथिकल है कि आप ना सलाम लें, ना अपना तारुफ कराएं, ना अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करें। मैं तो ये समझता हूँ कि कॉल तक करना जो है ना ये बदतमीजी के ज़िम्मे में आता है। कॉल की बजाय जब इस दौर में व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है उसके ऊपर आप हर बात का सवाल का जवाब ले सकते हैं, रिटर्न में ले सकते हैं। तो अगला का ये है, जब आप कॉल करें, कॉल का देखें ना, फ़ोन बना है एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। ये फ़ोन का इस्तेमाल एमरजेंसी यूजेज के लिए होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप जिसको मर्जी मुंह उठा के कॉल मिला दें। मोबाइल फ़ोन के ईजाद होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। जब व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है तो आप उसके ऊपर देखें, एक आम इंसान है, वो खाना भी खाता है, वो नमाज भी पढ़ता है, वो वॉशरूम भी जाता है, वो किसी को बात गौर से सुन रहा होता है, किसी को बात गौर से सुना रहा होता है। फ़ोन कॉल जो है वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस बनती है कि भाई सब कुछ छोड़ो, तुम जिस माहौल में भी हो उस माहौल से टोटली अपने आप को डिस्कनेक्ट करके ऑन कॉल मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। होना चाहिए लेकिन एमरजेंसी की सूरत में होना चाहिए। रूटीन के सवाल जवाब और रूटीन की कारोबारी क्यूरीज के मतलब व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अननोन अगर अगला बंदा है तो आप उसको पहले अपना विजिटिंग कार्ड भेजें ताकि उसको पता चल जाए कौन है आप, और फिर जो है आप अपने उधर सवाल जवाब करें। फिर दूसरी बात, एक बगैर तारुफ के वो करना, ये बड़ी हैरानगी की बात है। उसके अलावा फिर ये प्रॉपर्टी की डिटेल जब ऐड के अंदर मेंशन है, उसका साइज मेंशन है, उसके फ्लोर मेंशन है, उसकी ट्रांसफ़र टाइप मेंशन है, उसकी रेंटल वैल्यू मेंशन है, उसकी प्राइस मेंशन है और उसका सेक्टर जनरल लोकेशन उसकी मेंशन है। फिर आगे से ये सवाल करना कि इसकी डिटेल दे दें, कौन सी डिटेल दे दें आपको, फिर मालिक का नंबर रह जाता है वो आपको दे देते हैं, फिर स्टेट एजेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है, कौन सी डिटेल दे दें। तो ये डिटेल जो है ना ये लोकेशन को रेदने की कोशिश होती है। ये कोशिश बिल्कुल ना किया करें। स्टेट एजेंट ने जो अपने ऑफिस बनाए होते हैं उनका 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया मंथली वो पे कर रहा होता है। वो इसलिए पे कर रहा होता है कि लोग उसके पास आएँ। लोग जिसने अपनी करोड़ों में लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी है वो स्टेट एजेंट की कैपेसिटी को समझें और स्टेट एजेंट आपकी कैपेसिटी को समझे। आप कितने मुस्तनद सेलर हैं, कितने मुस्तनद परचेजर हैं, आप चस्का प्रोग्राम है या वाकई आप कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर आपने पूरे शहर को अपने पीछे लगाया हुआ है, आपने 10-15 अनाड़ी खतरा जान पीछे लगाए हुए हैं, तो पहले फिर आप उनको आजमा लें, ठीक है। फिर आप किसी मुस्तनद स्टेट एजेंट के पास ढूंढ के उसके पास जाएं। तो आप ये जो सिलसिला है कि जी सड़क से ही आ जाएं और मैं आपके ऑफिस के नीचे आता हूँ बस मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टियाँ दिखा दें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये रियल एस्टेट के पेशे की इंसल्ट है। ज़ियाम एसोसिएट्स कम से कम बिल्कुल इस तरह काम नहीं करता। ज़ियाम एसोसिएट सबसे पहले सेलर है या परचेजर है उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, उसको अपनी कैपेसिटी अपनी प्रोफाइल बताता है, फिर उससे उनका पूछता है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, क्या आप बाय करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है। ये सब चीज़ें ज़बानी कलामी नहीं होती, फिर इनका खुलासा इन रिटर्न लिखा जाता है। फिर अगर किसी ने सेल करनी है प्रॉपर्टी तो उसके लिए भी 100 दिन के लिए एक्सक्लूसिव सेल्स राइट्स लेता है ज़ियाम एसोसिएट्स, और उसके ऊपर रेंट, डिमांड और फाइनल नेगोशिएशन, लोकेशन, हर चीज़ लिखी जाती है। ज़ियाम एसोसिएट्स उसको बताता है कि हम आपकी इस प्रॉपर्टी का क्लाइंट कैसे जनरेट करेंगे। फिर उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी बाय करानी होती है तो तब भी ज़ियाम एसोसिएट्स उसे बताता है कि आपके बजट के अंदर रहते हुए एक ऐसी प्रॉपर्टी में बाइंग हम आपकी करवाएंगे जहाँ पे रीसेल आसान हो। जिस प्रॉपर्टी की रीसेल आसान नहीं है, जिस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना आसान नहीं है, वो अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है तो उससे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं। आपके मफादात का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो उस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू को और रीसेल की पोजीशन को नज़रअंदाज कर रहा है। वो अगर कहते हैं ना कि रख लें बस अगली नस्लें बेच लेंगी, तो उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं।
آپ کو جو کہتا ہے کہ جی 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد میں اس کی بہتر آفر لے کے، پروفٹ میں آفر لے کے دینے کی پوزیشن میں ہوں گا، تو تب آپ اس پراپرٹی کی بائنگ کریں. یہ طریقہ کار ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جی سڑک سے آ جائیں. دوسرا، بہت سارے دوست جو ہیں ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ بھائی بھی اور کلائنٹ بھی کہتے ہیں جی فون پہ ہی ہمیں آپشنز شیئر کر دیں. پھر فون پہ آپ کو آپشنز کیوں شیئر کر دیں؟ پھر کال کر کے آپشنز مانگنی. بھی انسان ہے، اگلا اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ انسان ہے، کمپیوٹر نہیں ہے. جو آپ کی اس کو کال آئی ہے تو وہ آپ کو 2 4 5 10 پراپرٹیاں جو ہے نا وہ ادھر ہی گنوا دیں. یہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. آپ بے شک اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا آپ کلائنٹ ہیں، آپ کو جس سے آپ نے سروس لینی ہے اس کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے پاس جا کے وہ جس شعبے کا اسپیشلسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی سروس مانگنی چاہیے.